Hello guys. Now we will discuss the some numerical problems. The rectangular waveform of the voltage across the inductor of 10 millihenry is periodic and has a peak to peak value of 100 volt. The period is 2 millisecond. अच्छा जी 10 मिली हेनरी इज द इंडक्टेंस वैल्यू और इसमें जो रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेवफॉर्म है वो पीरियोडिक है। ठीक है, इट हैज़ अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। द पीरियड इज 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसका मतलब 1 मिली सेकेंड जो है वो उसमें पॉजिटिव हाफ होगा और अदर 1 मिली सेकेंड में उसका नेगेटिव हाफ आ जाएगा। इफ द इनिशियल इंडक्टर करंट इज जीरो, ड्रॉ द वेव फॉर्म फॉर दिस वोल्टेज इंडक्टर करंट एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब आपको इनिशियल इंडक्टर करंट देखें, इनिशियल वैल्यू उसने जीरो दे दी है, ये पॉइंट नोट कर लें। इनिशियल वैल्यू उसने क्या दे दी है, जीरो। ठीक है, ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ दिस वोल्टेज इंडक्टर करंट एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज के पीक टू पीक कितनी 100 वोल्ट है और ये एसी है, तो इसमें हम देखें कि 50 वोल्ट ऊपर है, 50 वोल्ट नीचे, डीसी ऑफसेट इसका जीरो है। ठीक है, यानी इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम देखें तो वो जीरो निकलेगी। तो 50 वोल्ट ऊपर और माइनस 50 वोल्ट है। ये वोल्टेज हमने इंडक्टर को अप्लाई किए हैं, ये पीरियोडिक वोल्टेज है। कौन से वोल्टेज हैं? पीरियोडिक, जो कि जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड का मतलब देखना, दो मिली सेकेंड आ गया। ठीक है, 1 मिली सेकेंड में ये प्लस 50 है और अगले मिली सेकेंड में ये नेगेटिव 50 हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज कांस्टेंट। अच्छा, अब ये है इंडक्टर का वोल्टेज है। अब इंडक्टर के वोल्टेज से हमने क्या निकालना है, इंडक्टर का करंट, तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा ना। पहले इंटीग्रेट करोगे इसको वोल्टेज को, फिर इंडक्टेंस से डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है वो करंट आई एल निकलेगा। और ये जो आई जीरो है, ये जो आपका इनिशियल करंट है, ये जीरो गिवन है। ठीक है, ये आपका जो इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला था ना, ये जीरो हो जाएगी। ये तो सिंपल आपका करंट हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी थीटा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेट अगर आप इसको करो, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं इतने से 1 मिली सेकंड में, तो ये क्या आ जाएगा, 50 वोल्ट ज़रब 1 मिली। ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, 50 वोल्ट ज़रब 1 मिली तकसीम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कितनी है, 10 मिली। तो 50 वोल्ट ज़रब 1 मिली डिवाइडेड बाय 10 मिली, मिली मिली से कट गया। और ये देखें 50 वोल्ट, ठीक है, ज़रब 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मिली हेनरी, मिली मिली से कट गया तो ये 5 आ जाएगा आपका जो करंट होगा, एम्पेयर, 5 एम्पेयर होगा। अब उसकी शेप कैसी होगी, क्या वो भी कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन। लाइन उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी, जो कि 5 एम्पेयर तक ये लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, करंट आपका क्या करेगा, 5 एम्पेयर तक लीनियरली इंक्रीज करेगा। अच्छा, उसके बाद अगले साइकिल में क्या होगा कि -5 ज़रब 1 मिली। देखिए ये टाइम 1 मिली है, डेल्टा टी 1 मिली का है। 1 से 2 तक डेल्टा कितना बन रहा है, 1 मिली का। तो -5 ज़रब 1 मिली डिवाइडेड बाय 10 मिली अगेन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये -5 एम्पेयर जो है आपकी इसकी आ जाएगी। तो इस तरह की आपकी करंट की वेवफॉर्म आ जाएगी कि 1 मिली तक वो 5 प्लस एम्पेयर की आएगी और उसके बाद ये आ जाएगी 2 मिली तक ये -5 की। अच्छा, अब देखो इसकी स्लोप है -5, बेसिकली इसकी स्लोप है, स्लोप है। अच्छा, इसको आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही निकाला गलत निकाला। इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आना चाहिए। तो करके देख लो, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आता है, डेल्टा वाई कितना है, 5, और ये कितना आता है, 5/1 मिली। ये इसका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको इंडक्टेंस से ज़रब दे दो, वो कितनी है, 10 मिली। तो ये आ गया 50 वोल्ट। सही बनाया आपने, आपका ग्राफ ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव से वापस जाएं तो फिर वही चीज़ आनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो वेव थी उसकी जब हमने इंटीग्रेशन ली, जो आंसर है अगर उसका डेरिवेटिव लें तो वही आता है जो ऊपर था। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही कैलकुलेट किया। तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ वेवफॉर्म। ये इसकी वेवफॉर्म होगी कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लाइन। तो ये देखें पॉजिटिव स्लोप के साथ 5 एम्पेयर आया। ठीक है, और उसके बाद इंडक्टर पे जब वोल्टेज नेगेटिव हुआ तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म इस तरह की होगी इंडक्टर की। ठीक है, वीएल और आईएल, दो चीज़ें आपने निकाली हैं, वोल्टेज में निकाल लिया, करंट में निकाल लिया। पेपर में अगर ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बच्चे आमतौर पे शेप सही बना देते हैं लेकिन गलती करते हैं वाई एक्सेस की वैल्यू में, वो गलत निकाल रहे होते हैं। तो वो देख लें कैसे मैंने निकाली है, जस्ट ज़रब तकसीम है। ठीक है, तो अच्छा, अब कहते हैं जी पावर डिसिपेशन में निकाले, इसमें पावर जो कंजम्पशन है वो निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंडक्टर जो है वो हाफ साइकिल में अगर पावर लेता है तो आधे साइकिल में वापस भी कर देता है।
इंडक्टर अपने कर्जा नहीं रखता अपने ऊपर, समझ रहे बात को, तो उसकी पी जीरो होती है, एक साइकिल में जो एवरेज पी है उसकी जीरो होती है। तो इस इंटरवल में पी उसकी क्या होगी, लाइन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज अनदर लाइन, ठीक है, यानी एक्स ज़रब 5 इज 5x, एक्स ज़रब 6 इज 6x। तो ये एक लाइन है जिसको मल्टीप्लाई उसके साथ करें तो एक और लाइन आ जाएगी। तो ये कितनी 5 ज़रब 50 कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 250 वॉट आ जाएगा। यानी इसमें एक और लाइन बनेगी जिसकी जो पीक होगी वो अब 250 वॉट होगी, ठीक है, 250 वोल्ट। अब इस लम्हे पे जरा गौर करें, यहाँ पे पॉजिटिव था कांस्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट से ज़रब का है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर आगे जाऊँ, बिल्कुल आगे जाऊँ, तो यहाँ यकदम नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उस नेगेटिव को फिर आपने इसी हाईएस्ट पॉइंट से अगर ज़रब दी, -50 को 5 से ज़रब दें कितना हो जाएगा, -250। तो पावर यकदम फिर नीचे चली जाएगी -250। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये नेगेटिव टर्म है इसके साथ जब ज़रब खाएगी, जब ये जीरो हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगी, यानी पावर आपकी यकदम नीचे जाके ऊपर उठ के जीरो होगी। तो ये देखें आपकी जो पावर की ये वेव फॉर्म जो है ना, ये अक्सर इसमें भी बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि इस इंटरवल में देखें 250 वॉट, इसमें यूनिट नहीं लिखे, इट इज़ वॉट, ये लिखने हैं आपने, इसके नंबर होंगे, जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे उसमें जो यूनिट्स होंगे वो लिखने हैं आपने, ठीक है, उसके यूनिट के भी नंबर होते हैं, यूनिट ठीक लिखा है। अब देखा ना, मैं कहूँगा जी चनियोट से जनाब लाहौर का डिस्टेंस कितना है सर, 110। तो भाई क्या है, 110 मीटर है, 110 किलोमीटर है, 110 माइल्स है, पता होना चाहिए ना आपको। तो यूनिट आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है, तो इसलिए यूनिट इज इंपॉर्टेंट। तो 250 वॉट आपकी जो पावर आ जाएगी यहाँ तक इंक्रीजिंग, और एकदम नेगेटिव हो गई। ये क्यों एकदम नेगेटिव हुई है, क्योंकि आपकी इसकी वजह से ये एकदम -50 हो गया ना, ये -50 ज़रब 5, तो ये देखें -250। और फिर जैसे जैसे ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़रब खा रहा है ना। तो इस तरह से अब इसको जरा एनालाइज करें एक साइकिल में, इसमें पावर पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो एवरेज में क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इंडक्टर जो है वो आधे साइकिल में अगर पावर कंज्यूम कर रहा होता है ना, एक्चुअल पावर, एक्टिव पावर, तो आधे साइकिल में उसको रिटर्न कर देता है। तो एक वन साइकिल के अंदर उसकी जो एवरेज पावर होती है वो जीरो होती है। ये इंडक्टर है भाई, ये इसकी नेचर है, ये देख रहे हैं आप, यही चीज़ यूज़ होती है। अच्छा आगे चलते हैं, हम एक कैपेसिटर का एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी टाइपोस थी, वो मैंने ठीक की हैं। द ट्राइंगल वेवफॉर्म ऑफ द चार्जिंग वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर आपके पास है 1 माइक्रोफैरड का, ठीक है, फैरड बहुत बड़ा यूनिट है, तो माइक्रोफैरड में होती है या मिलीफैरड में होती है, माइक्रोज में ज़्यादा होती है। 47 माइक्रोफैरड हम बहुत यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो 1 माइक्रोफैरड इज पीरियोडिक एंड हैज़ अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। द पीरियड इज 2 माइक्रोसेकंड। अब टाइम पीरियड कितना है, 2 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब है कि एक 1 माइक्रोसेकंड आ जाएगा और उसके बाद 1 के बाद 2 माइक्रोसेकंड, 3 माइक्रोसेकंड, 4, लेकिन ये पीरियोडिक है, यानी 2 माइक्रोसेकंड के बाद वो रिपीट करनी शुरू कर देगी अपने आप, ओके। तो इफ द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो, ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ दिस करंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो करंट का क्या फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू सी dV/dt। अब आपकी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ठीक है, ये आपकी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आ गई, 0 से लेके 10 वोल्ट, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड में, फिर उसके बाद जीरो हो जाते, फिर अगेन 10 वोल्ट, फिर जीरो, ये माइक्रोसेकंड के अंदर। अब करंट कैसे निकालूंगा बताओ जरा, फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू सी dV/dt। पहले dV/dt निकालूंगा, उसको C से ज़रब दूंगा तो मेरा निकल आएगा आराम से करंट। तो dV/dt पहले बताएं मुझे, यहाँ पे कितना dV/dt। अच्छा dV से मुराद है y2 माइनस y1, मतलब स्लोप निकालनी है आपने, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो d/dt निकालना बेसिकली, d/dt। तो ये y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये 10 आ रही है इसकी स्लोप, 10 है, मेरे नज़दीक तो 10 है, आप बताएं अगर डिफरेंट तो बता दें। इसकी स्लोप 10 है, 10 देखें, इसमें एक चीज़ देखें, 10 पर माइक्रोसेकंड, क्योंकि यूनिट का भी ख्याल रखें। इसकी स्लोप क्या है, 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, माइक्रो को ना भूलें, 10 वोल्ट ऊपर वाला। एक टाइम क्या है देखें ना, डेल वाई ओवर डेल टी है ना, डेल वाई क्या है वोल्ट में है, डेल एक्स क्या है वो टाइम में है, ठीक है, डेल वाई वोल्ट में है, डेल एक्स क्या है टाइम में है, माइक्रोसेकंड में है। तो इसकी स्लोप कितनी है, 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, 10 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड।
उसको ज़रब देना है आपने कैपेसिटेंस के साथ, वो कितना है 1 माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो से कट गया, तो आंसर फिर आपका कितना आ जाएगा 10। 10 क्या आ जाएगा आंसर, 10 को इससे ज़रब दें 1 माइक्रो से, हाँ डीवी बाई डी टी वो ये 10 है, 10 को उससे करें तो ये 10 आपका एम्पेयर आ जाएगा, क्योंकि 10 एम्पेयर अगेन लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट ये जो है ना आपकी वेव बनेगी आपकी, तो ये 10 बन रही है आपकी एम्पियर पॉजिटिव का, और नेक्स्ट आपकी स्लोप हो जाती है नेगेटिव, क्यों देखें y2 माइनस वाई वन 0 माइनस 10, डेल y इज योर नेगेटिव, ठीक है उतना -10 डिवाइडेड बाय डेल t जो कितना है 1 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आपकी कांस्टेंट में आपका करंट आ जाएगा, तो ये देखें आपका 10 एम्पियर और -10 एम्पियर कि लाइन जो है लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन अगर आप करें तो वो लाइन बन जाएगी आप इसकी करके देख लें इंटीग्रेशन, इसको 10 एम्पेयर जरा 1 माइक्रो, इसको फिर आप क्या करें आपको तकसीम करना होगा उसके साथ 1 के साथ, तो वो उतनी आ जाएगा 10 वोल्ट आपको आ जाएगा, तो इससे ये निकल आती है, इससे ये निकल आती है, तो आपने सही मतलब वेवफॉर्म बना ली, ये वेवफॉर्म्स आपको बनानी आनी चाहिए, बेसिक्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ट्राइंगुलर था, लेकिन उसका हमने करंट देखा तो वो करंट निकलता है आपका कांस्टेंट की फॉर्म में। अब पावर निकालते हैं, पावर क्या होगी वी आई, तो इतने टाइम में देख लें पावर निकाल लें 10 वोल्ट ज़रब 10 100, तो ये 100 वाट आपकी पावर की लाइन आ जाएगी, लीनियर होगी ना, लाइन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज अनदर लाइन, तो वो आपकी आ जाएगी 10 से ज़रब 10 यानी वो 100 वाट की लाइन आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, और फिर अचानक से वो नेगेटिव हो जाएगी, ठा करके नीचे नेगेटिव, और फिर बाद में वो जीरो होगी, ठीक है। तो ये देखें जरा इसकी पावर की वेवफॉर्म कि ये जीरो से लेके यहाँ तक क्या होगी पॉजिटिव 100 वाट, उसके बाद था नेगेटिव हो गए, उसके बाद दोबारा ये आहिस्ता 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 जीरो हो रही है, तो अगर इसकी आप एवरेज लें, एवरेज इन 1 साइकिल क्या आएगी जीरो। एवरेज आपको बताया था ना जमा करके तकसीम कर दो नंबर के साथ, तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेट करके डिवाइड कर दो उसके टोटल टाइम पीरियड के साथ, तो आधा साइकिल पॉजिटिव आधा नेगेटिव है, तो एवरेज क्या होगी जीरो, ठीक है। तो अगेन कैपेसिटर भी आपने देख लिया पी क्या है जीरो, तो कैपेसिटर भी जो है वो पावर नहीं खाता, एक्टिव पी नहीं खाता वो, ठीक है, वो रिएक्टिव पावर ये मतलब कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा होता है और इंडक्टर अब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये जरा अगला कॉन्सेप्ट है, ये आपको बाद में कभी किसी और कोर्स में मिल जाएगा, नेटवर्क का पढ़ लिया आप लोगों ने कोर्स, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये रिएक्टिव पावर पावर ट्राइंगल इलेक्ट्रिक मशीन्स में पढ़ेंगे आप जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हैं। तो अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन आपको मैं एक वेव फॉर्म देता हूँ ऐसे मतलब एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, ये एक हमारे पास वेव फॉर्म है, पहले बताएं ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। पीरियोडिक है, क्यों रिपीट हो रही है, इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई के बाद ये रिपीट होगी, ये देखें 2 पाई के बाद ये रिपीट होगी। अब क्या करना है जी, फॉर द पीरियोडिक करंट वेवफॉर्म डिटरमिन द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यू निकालें और आरएमएस निकालें। एवरेज कैसे निकालोगे, टाइम 1 ओवर टाइम पीरियड इंटीग्रेट ओवर द टाइम पीरियड, सिंपल, तो 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। अब ये लाइन की इक्वेशन आप मॉडलिंग कर लें, इसमें ये आपकी जीरो का इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये देखें ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इसमें कितना है डेल y इसमें कितना दिया हुआ है, ये मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, ठीक है देखें इसका डेल वाई है आई पी, डेल वाई इसका आई पी है, आई पी माइनस जीरो इज आई पी, और डेल एक्स इसका कितना है पाई बाई टू माइनस जीरो इज पाई बाई टू, तो ये आ गया ये आपका 2 आई पी ओवर पाई। अब इसका एक्स एक्सिस क्या है थीटा, वाई एक्सिस क्या है आई, तो 2 आई पी ओवर एक्स थीटा ये एक्स है आपका, और वाई आपका क्या है इसमें आई, ये है बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें इस प्रोफाइल के साथ करंट फ्लो करता है, कोई भी डिवाइस है कोई एक्स वाई जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ये करंट का थीटा के साथ ये रिलेशन बन रहा है। अब इसकी अगर एवरेज निकालनी है कैसे निकालोगे, 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रेट इसको कर दो आई इंटू डी थीटा, फ्रॉम जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे बताओ, 2 पाई तक करोगे, लेकिन यहाँ तो ये जीरो है तो सिर्फ आप पाई बाई टू तक इसको इंटीग्रेट करोगे, तो 1 ओवर 2 पाई जीरो से लेके पाई बाई टू तक इंटीग्रेशन इसकी कर लो 1 ओवर 2 पाई, ठीक है। अब इसके अंदर आई पुट कर दो, वो क्या आ जाएगा, आई पुट करो तो वो आता है आपका 2 आई पी ओवर पाई थीटा इंटू डी थीटा। तो अब इसको ज़रा ये कांस्टेंट चीज़ है इसको बाहर निकाल दो, तो ये 2 पाई 2 से कट गया,
पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई पी ओवर पाई स्क्वायर। थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो ये पाई बाय 2 यहाँ 0, तो इसको हल कर लो। तो आई पी ओवर पाई स्क्वायर, थीटा स्क्वायर में ये पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, ये 2 बाहर निकाल दो, यहाँ लगा दो, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 0, वो तो 0 तो खत्म हो गया ना, 0 तो नहीं आएगा यार, बेसिक इंटीग्रेशन है, क्या हो गया। अच्छा, पाई स्क्वायर से कट गया, तो ये आ जाएगा आई पी ओवर 8, क्या आ जाएगा, आई पी ओवर 8। तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी, आई पी ओवर 8। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इक्वेशन देख लें, 2 ओवर पाई इंटू आई पी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और बाद में ये 0 है पाई बाय 2 से 2 पाई तक। इसको पीस वाइज लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, पीस वाइज, कि जो रेंज में डिफाइन, जैसे आपके बिजली के यूनिट्स होते हैं, इतने से इतने यूनिट है तो ये कॉस्ट है, इतने से इतने यूनिट है तो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, आ रही बात समझ। तो अच्छा, अब ये इसकी एवरेज करंट हमने निकाला 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो देखें आई पी बाई 8 आ गया, वो देखें मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब इसकी आर एम एस निकालते हैं। आर एम एस कैसे निकालेंगे, आर एम एस के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है फार्मूला, रूट मीन स्केयर, रूट मीन, ठीक है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और स्केयर आई स्केयर डी थीटा, ये आपका निकल आएगा, आपका जो आउटपुट है जो भी आपका आई है। ठीक है, तो इसमें अब आप इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें ये रूट को हम एंड पे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, आई आर एम एस है, ये आपका क्या है, आई डी सी है, आई एवरेज है। तो इसमें हम आई आर एम एस स्केयर अगर निकालें तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है, बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, तो साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये जनाब आपका स्केयर आपने किया, रूट खत्म हो गया, अब जरा इसको सॉल्व करो। अब ये आ जाएगा 1/2 पाई, इसमें ये पुट कर दो, ये वाला, ये आ जाएगा 4 आई पी स्केयर ओवर पाई स्केयर थीटा स्केयर इंटू डी थीटा, यही आ जाएगा ना। ये इंटीग्रेशन लिमिट वही है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 1/2 पाई, इसको बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा 4 आई पी ओवर पाई स्केयर। अब इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक थीटा स्केयर डी थीटा की, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा क्यूब ओवर 3, थीटा क्यूब ओवर 3, थीटा क्यूब ओवर 3 का डेरिवेटिव लो तो वो आपके पास रिवर्स, मतलब आपको, मतलब चेक करना हो कि मैंने सही निकाला, उसका उल्टा करके देख लें, इंटीग्रेशन जिसकी की है उसका डेरिवेटिव करके, लेकिन सेम आना चाहिए। अच्छा, अब इसको हल करो, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2 आई पी ओवर पाई क्यूब, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा थीटा क्यूब ओवर 3, ठीक है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, इस 3 को बाहर निकाल दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपको आनी चाहिए कि आपको कोई सर्किट का सिग्नल गिवन है, आपको उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आरएमएस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है कि इट गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट एज गिवन बाय द इक्विवेलेंट डीसी। ठीक है, अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम रिवीजन करते हैं जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी चीज़ें, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है जी, इट इज अ मटेरियल दैट लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, इन इट्स कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। क्रिस्टल क्या होती है जी, सॉलिड मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल पैटर्न। क्रिस्टल होल क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑफ एन एटम इज द इन अ सेमीकंडक्टर। डायोड क्या होता है कि a single सेमीकंडक्टर डिवाइस विद अ सिंगल पीएन जंक्शन दैट कंडक्ट्स करंट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, पी से एन साइड की तरफ, जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और अगर रिवर्स बाइस हो जाए तो नहीं कंडक्ट करेगा, ओपन स्विच हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है, द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज required to produce the full conduction across the p-n junction in forward biased। forward bias क्या होता है, the condition in which the diode conducts current। reverse bias क्या होता है, the condition in which the diode prevents current। अच्छा, एक क्विज हम करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अ सेमीकंडक्टर इज अ क्रिस्टलाइन मटेरियल विद, बताएं जी कौन सा ऑप्शन है,
जल्दी जल्दी बनाएं। बी, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन नेबरिंग एटम, जैसे वो सिलिकॉन में नहीं होता, वो जिसने जफे डाले होते हैं चार अपने, वो पूरे किए होते हैं अपने आउटर शेल के अंदर, हर एक के इधर इधर भी, इधर चारों साइड पे जो इलेक्ट्रॉन वो जो बॉन्ड बना होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बेसिकली आपका है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द नेबरिंग एटम्स। अच्छा जी, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है जी, इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी देखें जरा प्लीज, ए बी सी डी फटाफट। ए इसका आंसर बनता है कि मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, जो कि न्यूक्लियस है। ओके अच्छा, इन अ सेमीकंडक्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनर्जी गैप इज यूज्ड टू शो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। सी पार्ट इसका बनता है, सी। ये आपने पास रजिस्टर पे नोट करते जाएं, फिर हम इसको एंड पे आंसर्स देख लेंगे सही है कि गलत है। एन इम्प्योरिटी सच एज एंटीमनी हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंटीमनी डोनर होगा ना, डोनर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर, व्हेन द सिलिकॉन हैज एंटीमनी इम्प्योरिटीज, तो कौन सा बनेगा अगर पांचवें का हम पांचवें जो है ग्रुप का अगर एलिमेंट डाल दें, उसमें एटम डाल दें, तो एन टाइप बनेगा, एन टाइप, तो एन मटेरियल इज फॉर्म। ठीक है अच्छा, कंपेयर टू अ पी मटेरियल द एनर्जी लेवल्स इन एन एन मटेरियल ज्यादा होती कम होती हैं? एन में आपको वो ग्राफ में नहीं दिखा, पी में ज्यादा थी, एन में कम थी, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, थोड़ी फोर्स के साथ आप उसको निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू द पी पॉजिटिव आयंस। तो द कंपेयर टू द पी मटेरियल द एनर्जी लेवल्स इन एन एन मटेरियल आर लोअर, सी इसका आंसर है। When a p-n junction is formed, the electrons move across the junction and fill the holes in the p region. The filled hole is जब उसमें फिलिंग हो जाएगी होल के अंदर, तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन, मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ घुस जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन की लेयर आ जाएगी, और जहाँ से छोड़ के जा रहे होंगे वहाँ पॉजिटिव आयन की लेयर आ रही होगी, और फिर उसके क्रॉस वोल्टेज आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव आयन, डी छठे का है, डी सिक्स का डी। ओके, सेवंथ पे आ जाए, दी फॉरवर्ड बायस्ड नी वोल्टेज इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, बेरर पोटेंशियल, डी, उसका बेरर का जो पोटेंशियल होता है ना 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज यूजिंग द डायोड मॉडल, अब ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द आइडियल डायोड मॉडल द करंट इन द सर्किट। अब आइडियल डायोड का मतलब ये शॉर्ट होगा, जस्ट कोई 0.7 नहीं है इसमें से, शॉर्ट है, तो करंट बताओ कितना होगा, सादा सिंपल, क्या होता है, कौन सा लॉ लगना है, देख के बताओ फटाफट यार। 8 वोल्ट है, 10 के है, के मिली बन जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 मिली, 0.8 मिली, बी आएगा इसका आंसर। फटाफट, इतना सोचना नहीं इसमें चाहिए आपको, फटाफट। अच्छा जी, यूजिंग द प्रैक्टिकल डायोड मॉडल द करंट इन द सर्किट शोन इज, अब प्रैक्टिकल मॉडल में क्या आ जाता है, बैटरी आ जाती है अंदर की 0.7 ऑपोजिट करती हुई, तो यस 8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 0.73, 0.73 मिली। द डायोड मॉडल विच इंक्लूड्स द लार्ज रिवर्स रेजिस्टेंस, जिसमें लार्ज रिवर्स, जिसमें रेजिस्टेंसेस भी आ जाती हैं, तो वो बेसिकली कंप्लीट मॉडल उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट मॉडल। तो सी इसका आंसर है, कंप्लीट मॉडल जो है, यानी पहले था आइडियल मॉडल जो शॉर्ट या ओपन या क्लोज, उसके बाद हमने इसमें जब बैटरी डाली तो वो प्रैक्टिकल मॉडल बन गया, और जब उसमें रेजिस्टेंसेस भी थोड़ी थोड़ी लगा ली, ठीक है, तो फिर वो कंप्लीट मॉडल बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं, बताएं सारे ठीक हैं, सही होंगे, ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं रेगुलर टॉपिक की तरफ, डायोड। तो डायोड हमें पता है कि डायोड क्या होता है, इट इज़ फॉरवर्ड बायस, इट बिगिंस टू कंडक्ट विद ओनली स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस इट। मिड तक आपका डायोड ही चल रहा है, मिड 1 तक डायोड हैं, अभी बेसिक हम कर रहे हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे, फिर मिड 1 के बाद बीजेटीज आ जाएंगे आपके, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनका डीसी एनालिसिस बेसिकली उनकी बाइसिंग आ जाएंगी। फिर मिड मिड 1 से मिड 2 में, तो मिड 2 के बाद आ जाएंगे एफईटीज आपके, जिसमें ज़्यादा ये मॉस एफईटीज है, मॉस एफईटीज आ जाएंगे, और वो आपके मिड 2 से लेके फाइनल तक, ये बेसिकली आपका ईडीसी का बेसिक कोर्स होगा, कि पहले जिसमें हमने बेसिक्स प्लस आपका जो डायोड, और डायोड के बाद आपके बीजेटीज, बीजेटीज के बाद आपके मॉस एफईटीज, ये आपका ईडीसी है। ओके अच्छा, when the diode is forward biased it begins to conduct with only a small voltage across it, when the diode is reverse biased only a negligible small current। अब देखो ना, रिवर्स बाइस है, आमतौर पे हम कहते हैं कि जी जब स्विच ओपन होता है
करंट जीरो हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली करंट जीरो नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लीकेज कर, ये ऐसे समझे यार टूटी है, टूटी को आपने बंद कर दिया जोर से, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कतरा ना लीक करता रहता है, कुछ ना कुछ सीपेज होती रहती है, तो उसको बेसिकली लीकेज करंट कहेंगे आप। क्या कहेंगे? लीकेज करंट, के उसमें वो लीक कर रहा है करंट आपको स्टिल। ठीक है, when the diode is reversed bias only a negligible small current flow through the device until the reverse breakdown voltage is reached. In normal operation, reverse bias voltage should not reach the breakdown rating. अच्छा, डायोड पे जब हमने रिवर्स बायस करना, नेगेटिव वोल्टेज लगाना है ना, वो नेगेटिव वोल्टेज एक स्ट्रेस है। ये नहीं कि आप पता चले जी जहाँ 5 वोल्ट नेगेटिव जाने तुम 500 दे दो, वो बेचारा फारिग हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। हर डायोड की ना एक लिमिट होती है कि नेगेटिव इतना दे सकते हो भाई, इससे ज़्यादा नहीं देना, समझ रहे हो? उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, आप जिसको नी वोल्टेज कहा जाता है। अच्छा, एक डायोड ऐसा जो चलता है इस रीजन में, उसका नाम क्या है? जीनर डायोड। वो चलता ही इस रीजन में, वो बनाया इस रीजन में चलने के लिए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप पानी में ना यार डुबकी लगाओ, फौत हो जाओगे, मछलियां बनी पानी के लिए, समझ रहे बात को? इस तरह समझ लो कि ब्रेक डाउन में रेगुलर जो डायोड होता है वो खराब हो जाएगा अगर इतना आप ह्यूज वोल्टेज उस पर दोगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये डायोड की आईवी कर्व है कि जिसमें फॉरवर्ड वोल्टेज जब आप वीएफ तक करते हैं तो ये एकदम शूट कर जाता है, नॉन लीनियर है, और रिवर्स में आप वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और ये बेसिकली जो सिंबल है इसमें, ये वाला जो ये शो कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा रेंज है। मसलन ये जो रेंज लीनियर नहीं है, मसलन अगर लीनियर हो तो ये 0.7 है ना, इधर 0.7, 1, 1.7 नहीं, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा वोल्ट्स हैं, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, तो वो उस इतने हम शो नहीं करा सकते ना इतनी सी जगह में, तो उसके लिए हम यूँ सिंबल बना देते हैं। ठीक है, ये ग्राफिक टेक्निक है। अच्छा, ये आपका आइडियल डायोड है। इन व्यू ऑफ द वेरी स्मॉल करंट इन ब्लॉकिंग स्टेट एंड स्मॉल वोल्टेज इन कंडक्टिंग स्टेट, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड कैन बी आइडियलाइज्ड। ये आइडियल डायोड है। अब ये देखें लेफ्ट वाला, अब एक बल्ब है, एक, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। एक बैटरी है, एक डायोड है और एक बल्ब है। आप में से एक बच्चे ने इस तरह सर्किट कनेक्ट किया हुआ, बल्ब नहीं चल रहा, क्या वजह हुई है? इधर मसला क्या है? आपने कनेक्शन गलत किए हुए हैं, ये नहीं चलेगा। आप जैसे इसके कनेक्शन या चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। फर्स्ट के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, प्लस ऊपर माइनस, अब चल गया, ये देखें अब चल गई लाइट। बात समझाई? ये है कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, और रिवर्स बायस में स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर the left hand diagram shows the reverse bias with the positive on the cathode and anode, negative on the anode via the lamp. No current flows. The other diagram shows forward bias with positive on the anode and negative on the cathode. A current flows. अच्छा जी, अब देखें, अब ज़रा देखते हैं सर्किट को वन बाय वन। पहला सर्किट देखें, ये वाला पॉजिटिव बैटरी, रेजिस्टेंस, लेकिन डायोड उल्टा लगा हुआ है। ये कौन, फॉरवर्ड या रिवर्स है? रिवर्स। दूसरे नंबर पे आ जाए माइनस प्लस, लेकिन एनोड ऊपर कैथोड नीचे, ये क्या है? इधर आ जाओ, एक रेजिस्टेंस ये इस रेजिस्टेंस को आप उठा के इधर भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, रेजिस्टेंस इसको आप इधर शो कर लो, लेकिन अब इसमें ये प्लस है लेकिन ये आपका कैथोड है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब इसमें आ जाओ, इसमें नेगेटिव वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, फिर ये एनोड है, ये भी रिवर्स है, तो ये देखिए ये रिवर्स बायस्ड एग्जांपल है। हो गया क्लियर? ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ द पीएन जंक्शन। चेक कैसे करना प्रैक्टिकली? चेक the performed on the silicon diode by reversing the leads on the digital DMM। जो DMM होता है ना, देखो अब एक सारा कॉन्सेप्ट समझो। मैं कहता हूँ भाई मुझे चेयर की रेजिस्टेंस बताओ कितनी है, कैसे बताओगे? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, क्या मेथड है, आप क्या मेथोडोलॉजी होगी इसकी रेजिस्टेंस मालूम करने की? बेसिक जो मेथड होगा इंजीनियर वाला, देसी कोई नहीं, इंजीनियर का मेथड। हाँ सही कह, नहीं थ्योरेटिकली क्या होगा? थ्योरी, करंट पास करें, वो कैसे होता है? वोल्टेज क्या करें? अप्लाई करें, वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करो, करंट जितना ये खींचता है उसको मेजर करो, उनको रेशो लो। जैसे आई इज इक्वल टू, देखो ना, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी अप्लाई करो,
आई मेजर करो, उनको रेशो लो तो आर आ जाएगी। यही मेथड एक मीटर के अंदर था। मीटर के अंदर भी आपने बैटरी जो डाली होती है, सेल डाले होते हैं, मीटर के अंदर भी एक सोर्स होता है। तो वो क्या करता है कि करंट वोल्टेज अप्लाई होते हैं, करंट मेजर करता है, डीएमएम उनकी रेशो लेके आपको वैल्यू बता रहा होता है जी इतने ओहम रेजिस्टेंस आ गई। बात आ गई समझ? ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। मीटरिंग नॉलेज या मेजरमेंट नॉलेज। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप मीटरों शीटरों के बगैर कुछ भी नहीं है। ये ऐसे जैसे आप आर्मी है और आर्मी के पास जनाब कोई गन ही नहीं है, आपको ऐसे खड़ा कर दें, बम बजेगा आपके साथ। तो अब ये करंट को मेजर करना है भाई, आपको मीटर चाहिए, यू नीड मीटर। तो मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये आपकी बुनियाद है। तो ये उसमें जाके हम ये मीटरिंग नॉलेज को कवर करेंगे कि चीज़ों को मेजर कैसे किया जाता है। मतलब मीटर, अब ये घड़ी आपको टाइम बता रही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइम बताती है आपको। अच्छा, इसमें एक आता है कैलिब्रेशन एरर, मतलब आपको टाइम गलत बताती है। टाइम अभी मसलन बज रहे हैं जी, ये इतने, ये टाइम हो रहा है जी 2:35 है, ये आपको बता रही है 2:25। कितना एरर है? 10 मिनट का एरर है। परसेंटेज एरर निकाल सकते हो आपके 10 मिनट का एरर टोटल इतना ज़रब करके इतने परसेंट एरर दे रही है। देखो ना, आपने कहीं फ्लाइट पकड़नी हो, वो टाइम आपका गलत हो, टाइम आपका पीछे घड़ी शो करा रही हो, टाइम आप अपने हिसाब से आप पूरे टाइम पे गए हो, लेकिन जहाज उड़ गया, हुआ क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। मोटरवे में मसला होता था। मोटरवे पे मेरा दोस्त था, बता रहा था, एक कज़न का दोस्त, उसका बड़ा चलान होता था गाड़ी का, ओवर स्पीडिंग जी आपने किया, वो लड़ता रहता था। पाइन मैं तो सही चलाई मीटर मेरा तो गड्डी तो सही दस रहा, मैं तो 120 तो थले रखी। वो बाद में उसने वर्कशॉप में लेके गया, चेक करा, उसका मीटर ही खराब था। वो 120 को 110 पड़ता था, ये कम कम पड़ता था। तो उसने तो अपने लिहाज से 120 पे चला रहा है, एक्चुअल में वो 140 पे पहुंचा होता है। समझ रहे बात में? उसका चलान, मेरा चलान पता नहीं क्यों होता, आप बात समझ रहे? तो ये है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आपको सही देनी है। यानी जो आपका आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉर एग्जांपल लो हुआ पड़ा है, आप सही फील नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहा वो ओके। अच्छा, आप कह रहे नहीं मसला है, तो फिर आपको पसंद स्वीयर होता है, मीटर आप कहते हो ओके है, बेहतरीन है। तो मेजरमेंट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है। अब जैसे वो एक हमारे कह रहे थे यार वो लेबॉर्टरी वो तो कराओ टेस्ट, क्यों जी, और रिजल्ट बड़े अच्छे आते। भाई हमें अच्छे रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए। पता चले आपका वो रिपोर्टें देने, हाँ जी ओके, थोड़े दिनों बाद बहुत है रिपोर्ट तो ओके दी। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हम इस पर वापस आते हैं। एनोड पे आपने रखी रेड लीड और कैथोड पे रखी ब्लैक लीड, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा ना। तो उस सूरत में फॉरवर्ड बाइस में 0 के करीब रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, 0 ओम। और अगर आप उल्टी लीडें लगा दो तो वो रिवर्स बाइस हो जाएगा और इन्फिनिट के करीब आपको, यानी ओ एल, इन्फिनिट मीटर पे इन्फिनिट नहीं आता लिखा, ओ एल मीन्स आउट ऑफ लिमिट कह लें या आउट ऑफ रेंज, जो भी कह लें, ओवर लिमिट कह सकते हैं आप। अच्छा, अब एक और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट देखें जरा। अब ये हम कहते हैं जी एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो, कैथोड पे नेगेटिव हो, तो भाई दोनों तरफ पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, वो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा। जैसे इसमें डेल्टा क्या होगा, 0.6 है, इसमें 0 वोल्ट है, डेल्टा कितना है 0.6 का, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। हम एग्जांपल ले रहे हैं 0.6, 0.7 की बजाय हम 0.6 इसको ले रहे हैं स्टैंडर्ड। 2.6 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा कितना है 0.6 फॉरवर्ड बाइस्ड। इधर देखें 5.6, 5 फॉरवर्ड बाइस्ड, -9.4 -10, डेल्टा इज पॉजिटिव, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, -10 इज लो। एनोड पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, हाई होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी कैथोड, डेल्टा, यानी डेल्टा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें डेल्टा कितना है, -9.4 माइनस इंटू -10, यानी 0.6 ही आ रहा है, तो इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ये इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है घुमाने वाला, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा कि कॉन्सेप्ट आपका सही है। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाए, डेल्टा देखें नीचे, इसमें डेल्टा क्या आ रहा है, 5 -5 है, 6 -0.6, दिस इज रिवर्स बाइस कि इसमें कैथोड एनोड से हाई पोटेंशियल पे। इसमें देखें +5 +6, ये भी रिवर्स है, 0 +5 रिवर्स है, -6 -4, तो अगेन -2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना, कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल देन एनोड, -4 बड़ा है -6 से। ठीक है,
सही है, चलो आगे। तो ये आपकी जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस की बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है जो आपको कॉन्सेप्ट प्ले करेंगी ये। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ये आप लैब आपकी है भी है, ये आपके लैब मैनुअल के अंदर एक लैब आप नीचे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसका, कि जिसमें आप एक सर्किट बनाएंगे और डायोड की जो वी आई कर्व्स हैं, जैसे ये डायोड है, इसके क्रॉस वोल्टेज वी डी और करंट जो आई डी है उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, वी डी और आई डी को प्लॉट करेंगे। इस रेजिस्टेंस को आप, ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है, इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पॉइंट 1 और पॉइंट 3 डायरेक्ट सप्लाई के साथ, पॉइंट 2 पे आउटपुट होती है विद रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट 3। अगर इसको इधर कर दोगे तो 0 वोल्ट आएंगे, इधर कर दोगे तो मैक्सिमम वोल्ट आएंगे यानी ईपी, और सेंटर में कर दोगे तो हाफ आएंगे। तो ये वेरिएबल वोल्टेज आपने बनाई है, फिक्स्ड वोल्टेज है, इसको आप वेरी नहीं कर सकते। पोटेंशियो के बाद, पोटेंशियो से आपको क्या मिलेगा, आपको वेरिएबल वोल्टेज मिल जाएंगे, चेंज होते हुए वोल्टेज। ठीक है, और वो क्यों चाहिए आपको, इसको प्लॉट करने के लिए आपको वोल्टेज वेरी करना है, ताकि आप इस ग्राफ को प्लॉट करो। करंट पहले ये 0 रखो, करंट मेजर करो, फिर ये इतना अप्लाई करो वोल्टेज, करंट मेजर करो, फिर ये करो, फिर लैब के अंदर पूरा वो आपका होगा टेबल होगा, उसको आप फिल करोगे। इसी तरह से नेगेटिव वोल्टेज फिर अप्लाई करो, उसको करंट मेजर करते रहो। तो इस तरह से ही आपकी आई वी कर्व आप इसको लैब के अंदर भी अपने परफॉर्म करोगे, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आई वी कर्व कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये तो दो चीज़ें, करंट और वोल्टेज। मैकेनिकल के अंदर क्या आता है, फ्लो, उसमें आ जाता है प्रेशर आ जाता है, वोल्टेज की जगह प्रेशर आ जाता है और करंट की जगह फ्लो आ जाता है। एक ही तरह के लॉज एक ही हैं। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अ डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस एंड टिपिकल लीनियर सर्किट एनालिसिस मेथड्स डज नॉट अप्लाई। ये नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो क्या होता है, लीनियर होता तो भाई रेजिस्टेंस लीनियर है कि वोल्टेज अप्लाई करोगे, ज्यादा करोगे करंट भी ज्यादा होता जाएगा। उसकी स्लोप आती है, स्लोप उसमें यूं इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, लाइन कहना चाहिए, उसमें लाइन आती है, स्लोप लाइन की होती है ना, इसमें लाइन नहीं है। ये आपकी है जी पैराबोला, पता नहीं क्या बनी हुई है, नॉन लीनियर है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब करके कुछ, नॉन लीनियर जो लाइन नहीं है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या जिसमें मतलब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, उसको हम लीनियर कहेंगे। अगर मल्टीपल पावर है 2 है 3 तो वो नॉन लीनियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक प्रैक्टिकल उसने शो किया हुआ है 0.6 से अबव, और इसको नी वोल्टेज वो कह रहा है, और यहाँ पे ये लीकेज करंट है। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन क्या है कि डायोड करंट आई डी इज इक्वल टू आई एस सैचुरेशन वैल्यू, जब डायोड पूरा कंडक्ट कर रहा है, ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई की पावर। तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले को, आई डी इज इक्वल टू आई एस ई की पावर। ठीक है, ई की पावर क्या आ रहा है, वी डी ओवर एन वी टी। वी डी क्या है, जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज लगाए हुए हैं आपने, ओवर एन वी टी। ठीक है, साथ में -1 भी होता है इसमें, एन वी टी -1। ये -1 अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम अक्सर इग्नोर करके क्या रह जाता है, ये आई एस ई की पावर वी डी ओवर एन वी टी। तो वी टी की वैल्यू नॉर्मली हम 25 मिली वोल्ट भी रखी होती है कुछ बुक्स में, कुछ ने 26 मिली वोल्ट भी रखी होती है। ठीक है, 25 भी रख सकते हैं, 26 भी रख सकते हैं, हम आई थिंक आगे 26 पे करेंगे। ये वोल्टेज है, ये वी टी क्या चीज़ है, वी टी इज इक्वल टू, देखिए वी टी इज इक्वल टू के टी ओवर क्यू। के, ये के कांस्टेंट है आपका जो इसमें यूज होता है, टी, टी जो टेम्परेचर है आपका रूम टेम्परेचर, और क्यू, क्यू जो चार्ज है कितना होता है, आई थिंक 1.6 -19 कूलम करके कुछ होता है। तो बेसिकली ये कांस्टेंट है, ये आपने बस 26 वोल्ट, 25 या 26 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि जी करंट निकाल दो, तो आपने इसमें क्या करना है कि वी डी आपको गिवन होगा वो पुट कर दें, एन 1 या 2, आमतौर पे 1 होता है, 1 और वी टी पुट कर दे, तो यहाँ से ये की वैल्यू निकल आएगी, और उसको आपने आई एस से ज़रब दे देनी है, तो आपका क्या आ जाएगा, आई डी करंट, जो डायोड का करंट है वो आपका निकल आएगा। तो ये इक्वेशन ज़रा मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक आधा न्यूमेरिकल भी है आगे, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो दीज आर दी वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी डायोड्स। अच्छा, अब एक और डायोड है, ये देखें जीनर, इसका जस्ट अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस पर हमने ठीक ठाक मतलब डिस्कशन करनी है इसकी, जीनर पे ठीक ठाक काम है आ गया, ये जस्ट एक आइडिया के लिए।
तो जीनर बेसिकली यूज होता है कांस्टेंट वोल्टेज, अगर आपको चाहिए कहीं पे एज अ रेगुलेटर, तो वहां पे आप जो है वो जीनर डायोड जो है वो लगाते हैं। अब इसमें देखें जैसे ये वोल्टेज है आपका वी एस एस प्लस माइनस रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी एस एस है, लेकिन आपको आउटपुट पे चाहिए एक खास वोल्ट, मसलन आपको 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, वहां पे फिर आप क्या करते हैं, जीनर लगाते हैं, उसका वोल्टेज वो वीडी होता है और इसको रिवर्स में कनेक्ट करना होता है, जैसे रिवर्स बायस होता है ना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, जीनर डायोड को हम रिवर्स रीजन में चलाते हैं, उल्टा लगाया हुआ है देखिए, इसको रिवर्स बायस किया हुआ है जीनर को, इसका जो कैथोड है वो पॉजिटिव से और एनोड नेगेटिव। अच्छा, अगर आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूं, यानी इसको लाइक जस्ट लाइक फॉरवर्ड बायस कर दूं, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। ये पॉइंट है, जीना डायोड को रिवर्स बायस करके चलाना है, गलती से या जानबूझ के जैसे भी अगर आप कर देते हैं उसको फॉरवर्ड बायस, तो वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इसमें देखें सर्किट आपका क्या है, वी एस एस एक रेजिस्टेंस है और साथ में आपकी क्या आ रहा है, वी डी, दिस इज योर जीनर वोल्टेज, आपका 5 वोल्ट का जीनर है, 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, ये वो है, साथ में इसको आपने माइनस प्लस करके इसको चला रहे रिवर्स बायस करके, तो आपकी जो आउटपुट आएगी यहाँ पे वो माइनस वी डी होगी, ठीक है, माइनस वी डी। और अच्छा, अ सिंपल रेगुलेटर सर्किट दैट प्रोवाइड्स अ नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वी नॉट फ्रॉम अ वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। यानी देखो, कई मरतबा होता है कि हमारी सप्लाई में ना वेरिएशन आ रही होती हैं, घरों में नहीं अक्सर होता कि घरों में वोल्टेज अप डाउन हो रहे होते हैं, चीज़ें जल जाती हैं। तो अगर आपकी सप्लाई वेरिएबल है, आपकी सप्लाई कांस्टेंट नहीं है, मसलन आपको यहाँ 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये आपकी वोल्टेज जो है ये पाए आपके कभी 10 हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, समझ रहे बात को, आगे डिवाइस के तो ऐसी तैसी हो जानी है। फिर आप ये सर्किट लगाओगे कि उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगाओगे, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको कराऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आगे जीनर के सेक्शन में आएगा। रेजिस्टेंस लगाओगे और जीनर डायोड लगा दोगे उल्टा करके, अब जीनर से जो आउटपुट लोगे उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये भी कैलकुलेशन मैं आपको करवाऊंगा कि फर्ज कर लें ये सप्लाई 10 हो जाती है, 12 वोल्ट कांस्टेंट है लेकिन ये 10 हो जाती है, लेकिन जीनर आपको इतना कम नहीं देगा, जीनर आपको 12 के करीब करीब कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा होगा, मतलब वो अलाउेबल रेंज होगी, अलाउेबल लिमिट होगी। ओके, तो जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन आपको स्मूथ चाहिए, तो घरों में क्या लगाते हो, स्टेबलाइजर लगाते हो ना, स्टेबलाइज करने के लिए ना, ताकि चीज़ें ना जलें, आपके एसी पंखे वगैरह ये जो फ्रिजें फ्रूजें हैं इससे पहले नॉर्मल लगा तो वो ना जले। तो यही काम इस रेगुलेटर का है कि अगर आपकी जो बैटरी है, सप्लाई है, उसमें अगर वेरिएशन आ रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, मस्ती करती है आपकी है, तो आगे तो चीज़ ख़राब हो जानी है। तो उसमें फिर आप क्या करोगे, उसको ये लगा दो, रेगुलेटर लगा दो, आनी बात समझ, ठीक है। तो अ सिंपल रेगुलेटर सर्किट दैट प्रोवाइड्स अ नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वी नॉट फ्रॉम अ वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। जी, a Zener diode is a type of diode that permits the current not only in the forward direction like a normal diode, ठीक है, यानी अगर आप उसको दूसरी तरह कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल डायोड है, but also in the reverse direction if the voltage is larger than the breakdown voltage known as Zener voltage, knee voltage या Zener voltage। अच्छा, डायोड की जो अप्रोक्सीमेशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने लास्ट टाइम भी की थी। दी आइडियल मॉडल, आइडियल मॉडल में क्या होता है, या तो वो ओपन है या तो वो क्लोज है, ठीक है। तो ये देखें, द आइडियल डायोड मॉडल, द आइडियल डायोड मॉडल ऑफ अ डायोड इज द लीस्ट एक्यूरेट, इसमें एरर ज़्यादा है, आप यहाँ पे थ्योरी से सवाल कैलकुलेशन करते हैं, लैब में जाकर टेस्ट करते हैं तो उसमें अच्छा खासा एरर आएगा, ये हमने किया था ना डिस्कस। तो द आइडियल मॉडल ऑफ द डायोड is the least accurate approximation and can be represented by a simple switch. When the diode is forward biased, it ideally acts like a closed switch, and when the diode is reverse biased, it acts as a open switch. ये open switch के तौर पे फिर ये काम करेगा। तो इसमें ये देखें आप, और इसकी ये सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, हाँ जी, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, और यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो ये देखें ये शॉर्ट कर दी, यहाँ पे शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद अगर ये रिवर्स बाइस है, फॉर एग्जांपल रिवर्स कर दें आप, पोलैरिटी चेंज कर दें, तो ये ओपन है, ठीक है, ये स्विच आपका क्या हो गया, ओपन, ठीक है। ये जो आइडियल मॉडल है वो या तो क्लोज है या ओपन है, ठीक है, ये दो स्टेट्स ही हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं आइडियल मॉडल, लेकिन ये कौन सा है, बहुत एक्यूरेट मॉडल है, नो, ये लीस्ट एक्यूरेट मॉडल, इसमें एरर सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल मॉडल। तो ये आपका प्रैक्टिकल मॉडल देखें कि प्रैक्टिकल मॉडल में क्या हो गया कि आपने ऑन ऑफ तो कर ही रहे हो लेकिन साथ में बैटरी आ गई आपकी, वी एफ आ गया, ठीक है, वी एफ। तो अब करंट निकालोगे वो क्या होगा, दिस वोल्टेज माइनस वी एफ ओवर आर, ठीक है। और रिवर्स बायस में वैसा ही है, ओपन ही है, रिवर्स बायस में ओपन स्विच ही है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। The practical model includes the potential barrier when the diode is forward biased. It is equivalent to a closed switch in series with a small equivalent voltage source equal to the barrier potential with the positive side toward the anode. The equivalent voltage source represents the barrier potential that must be exceeded by the bias voltage before the diode will conduct and is not an active source of voltage when conducting a voltage of 0.7 appears across the diode. कंप्लीट मॉडल में क्या आ जाएगा कि एक्चुअल एज एक्यूरेट पॉसिबल। उसमें देखो ना, जब ये डायोड क्या कोई आइडियल स्विच है? नो, इट्स अ रियल स्विच। आइडियल स्विच में होता है कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, जब वो कंडक्ट कर रहा होता है जीरो रेजिस्टेंस है, और जब नॉन कंडक्टिंग है तो इनफाइनाइट है। ये आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है स्विच में, जब वो कंडक्ट कर रहा हो थोड़ी बहुत होती है, जो कि सर्किट की रेजिस्टेंस में ऐड होकर करंट कम करा देती है, ठीक है। तो इसमें देखें वोल्टेज सोर्स आ गया, साथ में जो ऑन रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ऑन रेजिस्टेंस, यानी कंडक्शन वाली रेजिस्टेंस, जब डायोड कंडक्ट कर रहा है ये वो रेजिस्टेंस है। और ये वाली रेजिस्टेंस है, ये देखें आर डी कह रहा है इसको, डैश छोटा डी, और ये इसको आर आर कह रहे हैं, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस है तो इन्फिनिटी नहीं है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है बट इट्स नॉट इन्फिनिटी। तो वो कितनी है, वो इतनी है, मेगा होम्स के अंदर, सेवरल मेगा होम्स के। ये आपकी रेजिस्टेंस, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट मॉडल ऑफ दी डायोड। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि डायोड के मॉडल्स के बारे में इसको बताएं क्या होता है, फिर उसकी बेसिस पे आपको सर्किट गिवन होगा कि पहले तो ये मॉडल बताएं क्या होते हैं, फिर उसकी बेसिस पे कैलकुलेशंस आ सकती हैं कि करंट की कैलकुलेशन करके बताएं सर्किट के अंदर। तो आप देखेंगे कि, और मुझे बताएं सबसे कमेंट विच इज वन द मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा एक्यूरेट सबसे ज्यादा होगा? कंप्लीट मॉडल विल बी द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल, ओके। तो मोस्ट एक्यूरेट से क्या मुराद है कि अगर आप लैब में जाके उस सर्किट को करें तो जो रीडिंग्स आ रही होंगी ना मीटरों की, वो उसके बराबर आ रही होंगी, करीब करीब आ रही होंगी, ठीक है। ये है बेसिकली एक्यूरेसी का मतलब। तो द कंप्लीट मॉडल ऑफ अ डायोड इज द मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन एंड इंक्लूड्स द बैरियर पोटेंशियल, द स्मॉल फॉरवर्ड dynamic resistance and large internal reverse resistance. The reverse resistance is taken into account because it provides a path for the reverse current. When the diode is forward biased, it acts as a closed switch in series with the equivalent barrier potential and a small forward dynamic resistance. When the diode is reverse biased, it acts as an open switch in the parallel with a large internal reverse resistance. The barrier potential does not affect the reverse bias, so it's not a factor. अच्छा ये देखें, ये इसकी आई बी कर्व इस तरह की उस कंडीशन में बन जाएगी। तो अच्छा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।